नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 मई 17 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने अगले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 23 आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये एक नौसेना अभ्यास है। भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चंस को रीड करूं कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए और इसका करेक्ट आंसर इज बी। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये अभ्यास दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो नौसेना अभ्यास है समुद्र शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है इस साल यानी कि 2023 में इसका ये चौथा संस्करण है। और ये 14 तारीख को शुरू हुआ था और 19 मई तक ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो इंडोनेशिया के बाटम में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये चौथा संस्करण है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से देखिए कौन सी जहाज भाग ले रही है, तो INS कावरत्ती जो है इसमें भाग ले रही है। और बात करें कावरत्ती दोस्तों तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की गई एक ASW लड़ाकू जलपोत है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय नौसेना का, ठीक है, एक समुद्री गश्ती विमान है जिसका नाम है डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और साथ ही साथ चेतक हेलीकॉप्टर भी जो है इस समुद्र शक्ति अभ्यास में भाग ले रहा है। और यहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ से जो इंडोनेशियाई नौसेना का देखिए प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो KRI सुल्तान इस्कंदर मुद्दा, ठीक है। और अलग बात है CN 235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। और यहाँ पे बात करें तो AS 565 पैंथर हेलीकॉप्टर इसके द्वारा जो है इनके द्वारा एक बार जो है इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। बात करें इस अभ्यास की, ठीक है, यानी कि अभ्यास समुद्र शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है बाटम में, इंडोनेशिया के बाटम में। और इस अभ्यास का उद्देश्य देखिए क्या है, चूंकि एक नौसेना अभ्यास है इसलिए दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देना, एक जुड़ाव और साथ ही साथ जो उनका आपसी सहयोग है उस आपसी सहयोग को विस्तार देना ही इस अभ्यास का दोस्तों उद्देश्य है। बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य अभ्यास की। यहाँ पे अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में अन्य अभ्यास कौन सा होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा गरुड़ शक्ति, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गरुड़ शक्ति। तो एक समुद्र शक्ति है दोस्तों जिसके बारे में आप देख रहे हैं और दूसरा गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। आइए कुछ और भी अन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और अन्य देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। देखा जाए संप्रीति, देखा जाए संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ है। वही बात देखा जाए तो मित्र शक्ति देखिए श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। मित्र व्यायाम श्रीलंका यहाँ पे थाईलैंड के साथ है। वज्र प्रहार दोस्तों देखा जाए वज्र प्रहार और यहाँ पे बात करें युद्ध अभ्यास, ये दोनों ही जो है USA के साथ आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा खाना बदोश हाथी, इसी को कह दिया जाता है नोमैडिक, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट के भी नाम से इसको जाना जाता है जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला अभ्यास है। बात करें फ्रांस से दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्रांस और भारत के बीच में हमें दो अभ्यास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखा जाए शक्ति व्यायाम, ठीक है, 2 बार यहाँ पे हो गया शक्ति व्यायाम, ये भारत और फ्रांस के बीच में। वही देखा जाए यहाँ पे कि धर्म रक्षक जो कि भारत और जापान के बीच में, ठीक है, धर्म रक्षक हो गया। और यहाँ पे बात करें भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास सूर्य किरण, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है, क्या बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो सिम्बैक्स होता है। और यहाँ पे कारपेट की बात किया जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला अभ्यास है जो कि भी हाल फिलहाल में हुआ भी था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है जो आपके लिए जरूरी है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि भी हाल फिलहाल में, ठीक है, जो कि भारत और मिस्र के बीच में, ठीक है, भारत व मिस्र के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था और वो कहाँ आयोजित किया गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा शहर SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
ठीक है, गोल प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो जिस तरीके से देखिए एसडीजी गोल किस तरीके से उसकी प्रगति है, इस प्रगति को ट्रैक करने वाला जो पहला भारतीय शहर बन गया है दोस्तों, वो बन गया है भोपाल। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो एसडीजी प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भोपाल की बात करें तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक गोल है जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इन लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की दिशा में भोपाल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, एसडीजी हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता प्रदर्शित करने हेतु स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा ध्यान रखेगा। स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा को अपनाने वाला यह भारत का पहला शहर बन गया है। कौन सा दोस्तों? भोपाल। यहाँ पे हम बात करें सतत विकास के बारे में तो सतत विकास देखिए ये एक वैश्विक एजेंडा है। ठीक है, जिसको 2015 में दोस्तों अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पे। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों देखा जाए 17 है, जिसको प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है। ठीक है, तो इन 17 लक्ष्यों को जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिए पीसीएस में पूछा भी गया था कि एसडीजी गोल 10 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है। देखिए प्रश्न आया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पीसीएस में आए हैं। तो इन्हीं लक्ष्यों को ठीक है व्यवहारिक स्थानीय रणनीति में स्थानीकृत किए जाने से निर्दिष्ट लक्ष्यों को समग्र प्राप्ति में मदद करने में ठीक है मदद मिलने में एक तरीके से संभावना है। यहाँ पे बात करें भोपाल, तो भोपाल का स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा भोपाल नगर निगम, यूएन हैबिटेट और विभिन्न स्थानीय हितधारकों के बीच सहयोग का परिणाम है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? अस्थायी और समावेशी शहरी परिवर्तन की दिशा में शहर के प्रयासों को परिवर्तित ठीक है प्रदर्शित करना। तो जो कुछ भी स्थानीय और समावेशी शहर परिवर्तन की दिशा में जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है ठीक है शहर के प्रयास है उनको प्रदर्शित करना, वही इसका उद्देश्य है। बात करें दोस्तों यहाँ पे तो यूनाइटेड नेशन ने जैसा कि मैंने बताया 2015 में जितने भी यूएन के सभी सदस्य यानी कि 193 देशों ने एजेंडा 2030 को अपनाया था। और 2030 एजेंडा क्या है दोस्तों? तो इसमें 17 गोल हैं जिसमें 169 क्या है प्रयोजन शामिल किया गया है। तो इन 17 गोलों को जो है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे देखिए बात करें उच्च स्तरीय राजनयिक मंच जो कि संयुक्त राष्ट्र का है, और इसी मंच पे दोस्तों एक तरीके से इसी मंच के माध्यम से समीक्षा की जाती है ठीक है प्रगति की, किनकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रगति की। और बात करें न्यूयॉर्क शहर जो कि यूएसए का जो न्यूयॉर्क शहर है वो वर्ष 2018 में उच्च स्तरीय राजनयिक मंच को अपनाना वीएलआर प्रस्तुत करने वाला ये पहला शहर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा को अपनाने वाला पहला विश्व का शहर कौन सा था? वो न्यूयॉर्क था। 2018 में भारत का पहला शहर कौन सा बना है दोस्तों? वो भोपाल बना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए आपके सामने ये देखिए 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो आपको पता होना चाहिए ये कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला देखिए क्या है, गरीबी को समाप्त करना, नो पॉवर्टी। उसके बाद क्या है, जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा दोस्तों तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्या है दोस्तों, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। जब आप एजुकेटेड होंगे तो आप जेंडर इनइक्वालिटीज को खत्म करने की आगे बढ़ेंगे, यानी कि जेंडर इक्वलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप एजुकेटेड होंगे तब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप देखिए अच्छा पानी पीना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन वाटर की आप बात करेंगे तो इसी तरह ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम में ये 13, 14, 15 ये डायरेक्ट प्रश्न आया था, और ये तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के तो ये 5 से 6 देखिए एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो पूरा याद कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, और देखिए एग्जाम में प्रश्न आ भी गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वायरल बीमारी के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त किया है? तो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने वाला ठीक है समाप्त किया गया है WHO के द्वारा। किस कौन सी बीमारी के लिए दोस्तों? तो ये एमपॉक्स। ठीक है, जिसे पहले हम मंकी पॉक्स के नाम से जानते थे, लेकिन WHO ने इसे एमपॉक्स कर दिया था, बाद में नाम इसका बदल दिया था। तो दोस्तों बात करें देखिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, जो एमपॉक्स को लेकर के जो कि एक वायरल बीमारी है ठीक है, इसके लिए जो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था पिछले साल, उसको क्या किया है
है अब समाप्त कर दिया है WHO ने। जैसा कि आपको पता है WHO ने पिछले वर्ष जुलाई में, ठीक है, एमपॉक्स को क्या किया था, एक अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, ठीक है, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है, पिछले साल। लेकिन चूंकि इसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सका है, जिसके बाद से WHO ने जो है ये घोषणा की है कि ये अब स्वास्थ्य आपातकाल को इसको समाप्त कर दिया है एमपॉक्स को। दोस्तों बात कर लेते हैं एमपॉक्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार भी प्रश्न आया था, ठीक है, आपके वैक्सीन से रिलेटेड आया था, तो देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। एमपॉक्स वायरस की दोस्तों बात किया जाए तो एमपॉक्स देखिए ये पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है, और ये देखिए जो जिसमें इसी में जो है चेचक भी शामिल होता है, जो चेचक वायरस होता है वो भी इसमें शामिल होता है। और ये बीमारी वाले लोगों में अक्सर देखिए ये जब किसी को एमपॉक्स होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चकत्ते जैसे दाने जैसे पड़ जाते हैं बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे बात करें इस बीमारी के बारे में, ध्यान रखिएगा एमपॉक्स जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक क्या होता है दोस्तों, जो जानवरों से मनुष्यों में जो फैलता है उसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। और ये देखा जाए एमपॉक्स भी जो है ये जूनोटिक बीमारी है। इसको पहली बार जो पता लगा था 1958 में मिला, इसके बारे में जो है पहला केस आया था, कब, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आया था, बंदर में सबसे पहली बार आया था, इसीलिए इसको एमपॉक्स मंकी पॉक्स कहा जाता था। और 1970 में देखिए पहली बार मनुष्यों में ये बीमारी देखी गई थी। इसके लक्षण देखिए क्या है एमपॉक्स के, तो ये बुखार है, तीव्र सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में जो है दर्द होता है, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, बहुत ही लेथार्जिक जैसा फील होता है। सूजन किस में आती है देखिए, लिम्फ नोड्स में, तो लिम्फ नोड्स को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। त्वचा पर लाल चकत्ते घाव जैसे लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। इस संक्रमण के बारे में दोस्तों बात की जाए तो अभी भी इस संक्रमण के उपचार में कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है पॉक्स को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों WHO के बारे में, ठीक है। देखिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय देखिए स्विट्जरलैंड की जेनेवा में है। वर्तमान में इसके जो मेंबर है वो है 194, और इसके जो महानिदेशक जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका नाम है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ये WHO के महानिदेशक हैं। आप मुझे बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन 2023 माफ करिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू होगा, तो किस राज्य में होगा दोस्तों, ये होगा उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना है, और इसका जो निर्माण कार्य होगा वो दोस्तों उड़ीसा के गजपति जिले में जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की जो पूरी लागत है वो ध्यान रखिएगा 936 करोड़ रुपए की लागत वाली ये पूरी परियोजना है, और उसमें गजपति और गजाम जिलों में लगभग 6260 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई ये करेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत, इस परियोजना के तहत कौन से क्षेत्र में, तो बेरहामपुर क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, और 36 किलोवाट जो है पन बिजली पैदा भी की जाएगी। चूंकि बहुउद्देशीय परियोजना है तो इसके माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके माध्यम से दोस्तों पन बिजली भी पैदा की जाएगी। और ये जो गजपति सिंचाई परियोजना है दोस्तों ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये पूरी हो जाएगी। बात करें दोस्तों उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे, जैसे कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुएशा, ठीक है, कृषाई लॉन्च किया गया किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है दोस्तों, किसने किया है, उड़ीसा सरकार ने। गंजम जिले का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। गंजम जिला दोस्तों कहाँ पे है, उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो गंजम जिले का अस्का थाना है ये देश का नंबर 1 पुलिस थाना है। वही बात करें अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। दोस्तों उड़ीसा इसकी राजधानी देखिए भुवनेश्वर है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। बात करें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। विधानमंडल दोस्तों एक सदनी यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है जिसमें 147 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में देखा जाए राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 21 सीटें हैं। दोस्तों चूंकि राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज है जो अक्सर लोगों को भूल जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ
कि जब भी मैं स्टेट पढ़ी हूँ तो वहां के राष्ट्रीय उद्यान जो संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके बारे में हम लोग बात कर लें तो उड़ीसा में देखा जाए, देखिए भितरकनिका जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बदरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, देसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, गहिरमाथा जो कि ध्यान रखिएगा एक समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे पूछा गया है। और यहाँ पे बात करते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा से संबंधित, ठीक है, नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस राज्य ने जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथकू चेबुदम कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये साउथ के नेम होते हैं जो लेने में थोड़ा सा, ठीक है, दिक्कत आता है। तो ये देखा जाए चेबुदम कार्यक्रम जो है कहाँ शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत किया जिसका नाम है जगन्नाथकू चेबुदम कार्यक्रम। ये ध्यान रखिएगा जितनी भी सरकार के द्वारा जो चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ठीक है, उनका जो है उन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अगर किसी को समस्या आ रही है, कोई शिकायत है, तो उन शिकायतों का त्वरित निवारण और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो इस कार्यक्रम के तहत चूंकि एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई, हेल्पलाइन नंबर जिसका नाम देखिए, जिसका नंबर क्या है इस हेल्पलाइन का, ठीक है, 1902। और ये क्या करेगा, तो अगर किसी को भी समस्या आ रही है, जो सरकार द्वारा जो है शुरू की गई जो भी कल्याणकारी योजना, उसमें किसी तरह की समस्या आ रही है, तो वो डायरेक्ट जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस हेल्पलाइन के माध्यम से। उसके बाद सरकार जो है त्वरित, ठीक है, अपना क्या करेगी, एक्शन लेगी और उन समाधानों, उन समस्याओं का समाधान निकालना जो है प्रयास करेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे, तो इसका देखिए राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है, जैसा कि इसको पहले अमरावती, लेकिन अब विशाखापट्टनम इसकी राजधानी हो गई है। और यहाँ के जो राज्यपाल है S अब्दुल नजीर है। मुख्यमंत्री दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी है। और यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद भी है और यहाँ पे विधानमंडल है। तो ये विधानसभा है, विधान परिषद में 58 सीटें हैं और यहाँ पे विधानसभा में 176 सीटें हैं। बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो 11 सीटें राज्यसभा में है आंध्र प्रदेश की और 25 सीटें लोकसभा में है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पोपी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, रोल पांडु वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है इंडिया का दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई देगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश में पहले तेलंगाना था, लेकिन 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना अलग होकर के जो है आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है अलग होकर के एक अलग स्टेट बन गया तेलंगाना, जिसकी कैपिटल हैदराबाद हो गई। तो इसकी सीमा देखिए किससे किससे लग रही है, तमिलनाडु से लग रही है, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, थोड़ी सी सीमा छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है। और इसकी एक अपनी समुद्रिक सीमा है जो कि बे ऑफ बंगाल से लगती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी पुडुचेरी। पुडुचेरी का देखिए 3 क्षेत्र है, आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, कराईकल है, ठीक है, माहे है, ठीक है, और यहाँ पे बात करें यमन है। तो ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये यमन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यमन, माफ करिएगा यमन मेरे मुंह से निकल गया, तो यमन जो है, ठीक है, यनम जो है जो कि पुडुचेरी का क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ठीक है, यनम, ध्यान रखिएगा यनम। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया, किस बंदरगाह को? ध्यान रखिएगा कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। और यहाँ पे जो है ये पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, ये बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्नओवर समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, तो किस श्रेणी में दोस्तों? गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए जो है कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो बंदरगाह और जहाजरानी जो मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने नई दिल्ली में सीपीए के जो अध्यक्ष हैं एम बीना, उनको जो है सीपीए कौन, कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार देखिए जो सूखी बल्क और तरल बल्क कार्गो जहाजों को संभालने में कोच्चि पोर्ट के जो उत्कृष्टता को ये मान्यता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा सागर श्रेष्ठ सम्मान जो दिया गया है इस बार किसे दिया गया दोस्तों? कोच्चि पोर्ट को दिया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 आयोजित किया जाएगा। तो वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम, यानी कि जो केरला की कैपिटल है दोस्तों वहां पे। एक ग्लोबल आयुर्वेद जो फेस्टिवल है और इसका ये 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 2023 के अंत में, यानी कि दिसंबर में, 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है दोस्तों, केरल की कैपिटल है। तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण इस वर्ष के अंत में केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। किस विषय पे, ठीक है, इसकी विषय क्या होगी इस साल की, तो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ठीक है, इस कार्यक्रम में देखिए स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों और हितधारकों को एक साथ लाएगा ये कार्यक्रम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का दौरा किया है। तो कहाँ पे है दोस्तों, जनशक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसमें देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दौरा किया। तो ये देखिए देश की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घी में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और ये जो जनशक्ति कला प्रदर्शनी है दोस्तों, ये जैसा कि इस बार 100 कड़ी पूरा किया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, तो उस कड़ियों पर जो आधारित कलाकृतियां थी उनको इस प्रदर्शनी में जो है दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो कि प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 100वें एपिसोड को पूरा करने के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये जैसा कि 100वां एपिसोड पूरा हुआ है मन की बात का, और उसी के उपलक्ष्य में जो है इस प्रदर्शनी का, ठीक है, कौन सी प्रदर्शनी, जनशक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में देखिए ध्यान रखिए जितने भी आधुनिक और समकालीन कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में, ठीक है, किस पर कितने, तो 12 विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेशों को प्रदर्शित किया। ये 12 विषय देखिए कौन कौन से हैं, जल संरक्षण है, नारी शक्ति है, कोविड के बारे में जागरूकता, स्वच्छ भारत, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, योग और आयुर्वेद और खेल और स्वास्थ्य, इन सब पे आधारित जो है इस प्रदर्शनी में कलाकृतियों को लगाया गया है। ठीक है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी अक्सर जो है लोगों के बीच में संदेश देते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं अपने मन की बात के माध्यम से, और इसी में जो है इसी के आधार पर, इसी विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ है दोस्तों, जनशक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में, अवलोकन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं और भी कुछ सम्मेलन की, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में। वहीं देखा जाए दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किया, किसने किया दोस्तों, ये भी क्या, नई दिल्ली ने। ठीक है, तो एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली के शहर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलीट क्लास में अपनी जगह बनाई है। तो किसने किया है, टाइम मैगजीन के कवर पेज पे कौन से आई हैं दोस्तों, ये आई हैं दीपिका पादुकोणे। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोणे, और इन्होंने देखिए हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एथलीट क्लब में इन्होंने जगह बनाई है। तो टाइम मैगजीन में जो कि बहुत ही जो है वैश्विक हस्तियां होती हैं जो कवर मैगजीन पे आती हैं, ठीक है, इस कवर मैगजीन पर इनकी जो तस्वीर लगी दीपिका पादुकोणे की, इसी के साथ ये एथलीट क्लब में जो है ये शामिल हो गए। टाइम कवर के जो है इस फीचर में होने वाली गिनी चुने इंडियन सेलिब्रिटी हैं, कुछ ही लोग इस पे आए हैं, और इसमें सब एक दीपिका पादुकोणे भी हो गई। ध्यान रखिएगा ये पहली अभिनेत्री नहीं, इसके पहले भी अभिनेत्री थी। यहाँ के इसके साथ ही बात करें, जैसा कि दीपिका पादुकोणे ने जो इनकी उपलब्धि रही सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा जगत के क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ इन्होंने देखिए एक मेंटल हेल्थ भी कार्यक्रम चलाया था। तो मेंटल हेल्थ की वकालत में जो उन्होंने योगदान दिया, जो कार्य किया, इसके लिए इनको पिछले साल द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पिछले साल द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित भी की जा चुकी है दीपिका पादुकोणे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी न्यूज है, जैसे कि बात करें दोस्तों, अभी जो फिल्म अभिनेता है आयुष्मान खुराना, उनको देखिए जर्मनी में आयोजित होने वाला है ओलंपिक यात्रा। ठीक है, विशेष ओलंपिक यात्रा, जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन, और इसमें जो है जो विशेष ओलंपिक यात्रा है उसके लिए जो भारतीय टीम में अम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो जो भारतीय अभिनेता है, ठीक है, आयुष्मान खुराना, उनको किया गया है। और ये विशेष ओलंपिक यात्रा है जिसका आयोजन देखिए 16 से लेकर 25 जून तक जो है किया जाएगा। ठीक है,
आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में जेनेटिक रोग को रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है। तो देखिए जेनेटिक रोग हम फिर से बात किए, जेनेटिक रोग देखिए क्या है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, ठीक है, और उसको रोकने के लिए किस संस्था के द्वारा भारत को ऋण की मंजूरी दी गई है 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो है विश्व बैंक, ठीक है। आइए विश्व बैंक के, अभी हम लोगों ने WHO के बारे में बात किया, विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे। तो विश्व बैंक ने देखिए पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने और भारत में स्थानिक जेनेटिक रोगों को रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया, ठीक है। तो जो जेनेटिक रोग है उनके संचार को रोकने के लिए ये जो है ऋण की उपलब्ध कराया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और ये ध्यान रखिएगा 11.5 वर्ष का ये ऋण रहेगा, जिसमें से जो एक तरीके से जो इंटरेस्ट लेगा वो 4.5 वर्ष की जो है छूट की अवधि रहेगी। उसके बाद जो है इंटरेस्ट लगेगा 11.5 वर्ष की अवधि के लिए ये ऋण जो है दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है, ये नया कार्यक्रम पशु रोग के प्रकोप के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। तो जो कुछ भी पशु से संबंधित रोग होता है और वो रोग जो संचारित होकर मनुष्यों में पहुंचता है, उसको रोकने में ये जो है कार्यक्रम काफी मददगार करेगा, ठीक है, मददगार साबित होगा जो ये ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और यह कार्यक्रम देखिए पशुधन और वन्य जीव क्षेत्रों में रोग निगरानी और पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार करेगा। इस कार्यक्रम के तहत देखिए कम से कम 2.9 मिलियन पशुपालकों को असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान होगी, ठीक है। दोस्तों जेनेटिक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक तरीके से जो जेनेटिक डिजीज होती है उसको रोकने के लिए हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं 6 जुलाई, ठीक है, वर्ल्ड जोनोसिस डे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जोनोसिस रोग को रोकने के लिए लोग एक दूसरे से प्लेस देखिए, टेक अ प्लेस टू प्रिवेंट जेनेटिक डिजीज, ये कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड जोनोसिस डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो 6 जुलाई को मनाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई भारत को। उद्देश्य स्थानिक जेनेटिक रोगों के संचार को रोकना। क्योंकि हम बात करें दोस्तों विश्व बैंक, तो आइए संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए विश्व बैंक, देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुआ, 1944 में हुआ था IMF के साथ, ठीक है। इसकी कहा जाता है जुड़वा बहन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये है वाशिंगटन DC, ठीक है। और यहाँ पे बात करें जो कि कहाँ पे, वाशिंगटन DC, यूएसए के कैपिटल भी है। सदस्य देखिए 189 है। और देखिए इसके जो नया जो है अध्यक्ष बने दोस्तों वो अजय बंगा बने हैं, ठीक है। इन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया है अजय बंगा ने, ठीक है। और अजय बंगा दोस्तों चूंकि ये इंडियन अमेरिकन है, और ध्यान रखिएगा इनको 2016 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए एक रिपोर्ट ये जारी की जाती थी विश्व बैंक के द्वारा, जिसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया। तो देखिए विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बंद कर दिया गया है। वहीं देखा जाए मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब जो है रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए हमने आज WHO के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने विश्व बैंक के भी बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट है कि T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले विश्व के पहले स्पिनर गेंदबाज बने हैं कौन दोस्तों? राशिद खान, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के हैं। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच दोस्तों कौन बने? ग्रांट ब्रैडन, ठीक है, ब्रैडबर्न बने हैं। 2025 तक पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई किससे दोस्तों? स्पेस एक्स ने, ठीक है, जिसके CEO कौन है दोस्तों? एलन मस्क है ना, एलन मस्क स्पेस एक्स के, और इन्हें 2025 तक पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। वहीं देखा जाए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में, ठीक है, AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाने की फैसला किया है। तो ये ग्रास रूट AIFF ग्रास रूट, ठीक है, कब मनाया जाएगा? 23 जून को मनाया जाएगा। किसके सम्मान में? तो ये फुटबॉलर थे प्रदीप कुमार बनर्जी, और इसकी घोषणा की गई अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। वहीं देखा जाए सड़क के उल्लंघनों को रोकने के लिए हाल ही में अपनी लेन में रहें, स्टे इन योर लेन यातायात अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? देखिए अबू धाबी की पुलिस है, जिसका शारजा, ठीक है, शारजा पुलिस है अबू धाबी UAE में, उसके द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए दोस्तों। ना सिर्फ डाउनलोड क्या करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, की नोट्स, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम में आपको रिविजन में हेल्प करती है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।